आज हम लोग पढ़ेंगे मुदालियत आयोग के में आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे शिक्षा के माध्यम और भाषाओं की शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण में क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए। आगे हम लोग पढ़ेंगे शिक्षकों की गतिशील विधियाँ, डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग वो अपनाना चाहते थे, वो जो सुझाव दिए उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले शब्दों के द्वारा ज्ञान देने के बदले शिक्षक क्रियात्मक विधि तथा प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा ज्ञान को उद्देश्यपूर्ण और वास्तविक तरीके से सार्थक बनावें। तो एक्टिविटी से ऐसे भी कोई भी काम, जो भी काम हम करते हैं, अगर हम उसको करके देखें, करके सीखें तो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं और ज़्यादा आत्मसात कर सकते हैं ज्ञान को हम अपने साथ। क्योंकि कोई भी काम को हम लोग अगर करके सीखते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता जगता है। और हमें क्या होता है, हमें सबसे बड़ा जो उपलब्धि होता है वो ये होता है कि कोई भी काम जब हम करके सीखते हैं तो समस्या का समाधान करना हम जल्दी सीख जाते हैं। क्योंकि जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ समस्या आती है, अब उस समस्या को कैसे समाधान करना है वो जब तक हम करके नहीं सीखेंगे तब तक नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी को और प्रोजेक्ट मेथड को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए शिक्षा में। दूसरा, उन्होंने स्कूलों के कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्य को आश्रय दिया तथा छात्र को स्वयं ज्ञानार्जन करने के लिए उन्हें उत्साहित किया और नवाजित ज्ञान का उपयोग करना सीखने के लिए सुझाव दिया। नवाजित ज्ञान मतलब जो भी नया ज्ञान है उसको अर्जित करने पे उन्होंने जोर दिया। कुछ भी अभी क्या होता है, बीच बीच में टीचर्स का वर्कशॉप होता है समर वैकेशन में। वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप प्रोग्राम, उसमें क्या होता है कि जो नए टेक्नोलॉजी आते हैं उसके बारे में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी तरह बच्चों को भी नए ज्ञान से रूबरू कराना नवाजित कार्य हुआ, जिसको हम बच्चों को नए ज्ञान का उपयोग करके वो सीखेंगे और नई नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी से का कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे उसको इस्तेमाल करके आगे बहुत कुछ सीखने के लिए बच्चों को उन्होंने उत्साहित किया और ये सुझाव दिया कि बच्चे नए ज्ञान को कैसे अर्जित करें। अधिकतम मात्रा में ज्ञान देने की अपेक्षा शिक्षक की कोशिश यह रहे कि छात्र अध्ययन की रीतियों और स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित होते रहें। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, पर बच्चे भी, छात्र स्वयं भी उसको अध्ययन करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे मैं ही मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप यदि उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे अपने से तो समझ नहीं आएगा। मैं पढ़ा दी, इस कान से सुना आपने, उस कान से निकाल दिया, सारी बातें आपके साथ नहीं रह पाएगा जब तक आप उसको दोबारा एक बार रीडिंग नहीं करेंगे या उस आंसर को मैं ही नोट्स भेजी उसको नहीं पढ़ेंगे, पूरी अच्छी तरह से उसको आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक अपने आप से आप स्वाध्याय नहीं करेंगे आपके साथ वो आत्म ज्ञान में वो आत्मसात नहीं होगा वो ज्ञान। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों को स्वयं करके सीखने पे और स्वयं ज्ञान अर्जन करने पे, स्वाध्याय पे विचार किया। उसके बाद छात्रों को समूह में कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो प्रोजेक्ट जो दिया जाता है बच्चों को, बड़े बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को तो समूह वाला कार्य बहुत कम ही दिया जाता है। वो लोग इंडिविजुअली दे दिया जाता है प्रोजेक्ट, आप टेबल लिख के ले आओ, आप ये ड्राइंग बना लो, आप ये पोएम लिख लो, कलरफुल वे में इसको डेकोरेट कर लो, ऐसे करके हम लोग देते हैं। लेकिन बड़े बच्चों को समूह का कार्य देते हैं, समूह का प्रोजेक्ट देते हैं। उसमें क्या होता है कि ग्रुप में रहकर वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के कैसे कार्य करना चाहिए वो सीखते हैं, प्लस ग्रुप में रह के और नया नया ज्ञान भी अर्जन करते हैं। इसलिए ग्रुप में रह के कार्य करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए छात्रों को, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया, जिसमें सामूहिक जीवन और सहयोग के गुणों से वो परिचित हो जाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है, एक दूसरे, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ और पता है, तो सब लोग अगर एक साथ मिल के कार्य करेंगे तो बहुत सारा नया ज्ञान भी अर्जन होगा। उसके साथ उन्होंने कहा कि प्रभावात्मक शिक्षक के लिए उपयुक्त पुस्तकालय होना आवश्यक है। अतः हर माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय और वर्ग पुस्तकालय आयोजित हों। पुस्तकालय तो हर जगह ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। पुस्तकालय
रहेगा तभी शिक्षक को किसी नई चीज़ की आवश्यकता है, नए ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो पुस्तकालय में जाके पुस्तक लेकर ही उस ज्ञान को अर्जित करके बच्चों को सिखाएंगे। या बच्चों को भी पुस्तकालय की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे भी जो और अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जो उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, सिलेबस से और थोड़ा हाई फाई है, अलग से उसको चाहिए कुछ ज्ञान अर्जन के लिए, तो वो पुस्तकालय में जाके पुस्तक लेकर वहाँ से उस ज्ञान को जान सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने परीक्षा और योग्यता निर्धारण पे भी बहुत सारी बातें कही। जैसे आयोग के विचार से परीक्षा और योग्यता का निर्धारण शिक्षा पद्धति में प्रमुख स्थान रहता है, क्योंकि परीक्षा की प्रचलित पद्धति कुछ इस ढंग की है कि इसके द्वारा लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती थी। उस समय जो प्रचलित पद्धति थी, तत्कालीन समय में जो प्रचलित थी परीक्षा की पद्धति, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, उससे लाभ के अपेक्षा हानि अधिक होती थी। तो उन्होंने ये कहा कि परीक्षाओं को प्रचलित रीतियों में, जो प्रचलित रीति है उसमें अधिक से अधिक सुधार किए जाए, इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सुविधाओं को सिफारिशों को उपस्थित की। तो वो क्या सिफारिश थी जिससे परीक्षा में सुधार किया जाए, तो एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की संख्या कम कर दी जाए, उन्होंने कहा। इसके लिए अपेक्षित है प्रश्नों के प्रकार बदल दिए जाएं और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी समय से स्टार्ट हुआ। ये जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी चल रहा है। हम लोग के टाइम, बीएड के टाइम में ऑब्जेक्टिव हटा दिया गया था, सिर्फ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था। 5 क्वेश्चन लिखना होता, क्वेश्चन का आंसर लिखना होता था। 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते थे, और उन 10 क्वेश्चन से चुनकर हम लोग को कोई 5 आंसर लिखना होता था। बट आप लोगों का अभी 20 मार्क्स का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स रहता है हर एक क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव अब हर एक एग्ज़ाम में, हमको लगता है बीए वगैरह का एग्ज़ाम भी आप लोग दिए होंगे जो सेमेस्टर वाइज, उसमें भी रहता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का जो प्रचलन है ये मुदालियत ने ही आरंभ किया था। तो उन्होंने कहा कि इसको वस्तुनिष्ठ जांच व्यवहारित हो, इसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लाया जाए। उसके साथ साथ हर छात्र का एक आलेख रखा जाए। आलेख का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप लोग सुने होंगे, आलेख कम सुने होंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे कोई भी शिक्षक एक बच्चे के साथ कम से कम 1 साल तो रहता ही है। जैसे आप भावी शिक्षक बनेंगे तो क्लास टीचर बनेंगे, क्लास टीचर बनेंगे तो 1 साल बच्चों के साथ रहेंगे। तो पोर्टफोलियो यानी कि आप हर एक चीज़ को एक बच्चे के बारे में, या मान लीजिए आपके कक्षा में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 25 है, तो क्या 25 बच्चों के बारे में पूरे साल भर का डॉक्यूमेंट, सारा चीज़, वो कब क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारा रिकॉर्ड आप नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक आलेख बनाना होगा, यानी कि एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक एक बच्चे का अलग अलग एक फ़ाइल बनाइए कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, कैसा उसका मार्क्स आ रहा है, जो भी टेस्ट वगैरह हो रहा है उसका मार्क्स सारा लिख कर रखिए। फिर बीच में अगर बच्चा छुट्टी ले रहा, मान लीजिए किसी कारण से वो लीव पे गया, तो लीव एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं, तो एप्लीकेशन रखेंगे। कभी कुछ ज़रूरत हुआ वैसा, तो हम बता सकते हैं कि बच्चे ने छुट्टी ली थी, क्यों ली थी। तुरंत हम एप्लीकेशन निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा कि बच्चे ने इस कारण से छुट्टी ली थी। तो पोर्टफोलियो रखने से शिक्षक को भी सुविधा होगी और बच्चे के अभिभावक को भी सुविधा होगी, और स्कूल के कोई भी कार्यक्रम में अगर कुछ वैसा बच्चों का ज़रूरत पड़ गया कि उसका क्या पोर्टफोलियो है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, अगर मान लीजिए किसी कारण से वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बीमार पड़ गया या कहीं चला गया, तो हम उसको निकाल कर देख सकते हैं कि पहले का उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये टीचर का जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक बच्चे का पोर्टफोलियो बना के रखें। कहीं भी आप भविष्य में कहीं भी जाके शिक्षक बने, ये काम अगर स्कूल आपको देता है, बहुत अच्छे स्कूल में रहेंगे तो वहाँ तो फाइल वाइज फाइलिंग करना ही होगा बच्चे को। अगर सिंपल स्कूल में भी काम करते हैं, वहाँ मान लीजिए ये चीज़ नहीं है, तो आप उसको चलाएं, ताकि आप अपडेट रहेंगे हर बच्चे से, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो पोर्टफोलियो रखने से सारे चीज़ों का तुरंत अपडेट आपको मिलते रहेगा कि कब बच्चा छुट्टी लिया, कब बच्चा रेगुलर है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं पड़ता है, या फिर अगर मान लो बार बार लीव एप्लीकेशन दे रहा तो क्यों दे रहा, उसका क्या रीज़न है। तो आप उसको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पीटीए मीटिंग में पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारा प्रावधान सोचिए मुलाजिर ने बहुत पहले दे चुके थे, और अभी ये चल रहा है।
अभी आधुनिक शिक्षा में भी ये चल रहा है, पोर्टफोलियो रखा जाता है बच्चों को और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में डिस्कशन होता है। तो उन्होंने यही व्यवहारित किया कि पोर्टफोलियो रखना है, आलेख रखना है और उनकी पूर्ण अवधि के कार्य और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां अंकित रखें। तो स्कूल में रहता है, क्योंकि मान लीजिए आपको नहीं पता कि कौन बच्चा भविष्य में जाके प्रधानमंत्री बनेगा या फॉरेन में जाके मिनिस्टर बन जाएगा या बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, आईपीएस बनेगा, यूपीएससी कंप्लीट करेगा, आईएएस बनेगा। तो आप अगर उसका पोर्टफोलियो रखेंगे तो आप बोल सकते हैं या स्कूल अपना एडवर्टीजमेंट कर सकता है कि देखिए ये बच्चा मेरे स्कूल से पढ़ा है और आज यहाँ पे पहुँच गया है, आज इस पदवी पे है। तो इसलिए आलेख रखना जरूरी है, बच्चे का पूरा विवरण उसमें संग्रहित रहता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? नो? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है छात्रों के अंतिम जांच में आंतरिक जांच और उसके आलेखों की बातों पर उचित ध्यान दिया जाए। यानी कि अंतरिम जांच जब लास्ट में एग्ज़ाम वगैरह होता है, वही जो मैं पहले ही बता दी, ये पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा है, इसमें लिखा है उनके सुझाव में। मैं पहले ही ऐसे ही बता दी कि मान लीजिए लास्ट में एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हुआ, सारा एग्ज़ाम बच्चा फॉर्मेटिव टेस्ट दिया है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम दिया है, सेकंड फॉर्मेटिव टेस्ट दिया है, बट फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाया किसी कारण से, तो हम उसका पोर्टफोलियो देखेंगे कि लास्ट परफॉर्मेंस उसका कैसा रहा, उसके आधार पर हम बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं। उसका सारा एक्टिविटी देख के हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको फाइनल एग्ज़ाम में नहीं रोकेंगे। तो ये सारी बातें और ये सुझाव मुदालियत का ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अंक वाले सांकेतिक चिन्ह जांचों को मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाएं। ठीक है, उसके बाद ग्रेड सिस्टम। ठीक है, अंक की जगह पे एक चिन्ह, ग्रेड सिस्टम अभी चल रहा है ना? ग्रेड सिस्टम अभी चल रहा है। सीसीई पैटर्न जब स्टार्ट हुआ था उस समय से ग्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ। ए बी सी डी, नंबर की जगह पे ए देना, बी देना, वो है कि 80 से, मान लीजिए 90 से 100 के बीच है तो A1 होगा, 80 से 90 के बीच है तो A2 होगा, 90 से कम है, अगर मान लीजिए 70 से 71 से 80 के बीच है तो बी है, B1 है, इस तरह से। तो ग्रेडिंग सिस्टम की बात भी मुदालियत ने ही कहा था। ये सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुदालियत आयोग जो आया उसमें बहुत सारी नई बातें आई थी शिक्षा से संबंधित, जो कि पहले नहीं आया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पोर्टफोलियो और ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारा चीज़ मुदालियत का ही सुझाव है। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के अंत में छात्रों को जो प्रमाण पत्र मिले उसमें बाह्य परीक्षा के फलों के अतिरिक्त आंतरिक जांचों और आलेखों की बातों को सारांश में अंकित किया जाए। यानी कि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो तो होगा ही, लेकिन बीच में जो एक्टिविटी वगैरह हो रहा है, जैसे प्रोजेक्ट देते हैं, बीच में सीसीए प्रोग्राम करवाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, उन सब का परफॉर्मेंस का जो भी मार्क्स वगैरह लिखा हुआ है वो सब अंकित होना चाहिए उसके रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट सिर्फ एग्ज़ाम का मार्क्स ही नहीं बल्कि पूरे होल ईयर का उसमें सारा चीज़ अंकित होना चाहिए। उसका मार्क्स होना चाहिए, टेस्ट का मार्क्स होना चाहिए, एक्टिविटी का मार्क्स होना चाहिए, और वो असाइनमेंट वगैरह टाइम से जमा करता है कि नहीं, राइटिंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका फिज़िकली वो कितना फिट है, हेल्थ वाइज कैसा है, ये सारा चीज़ बच्चे का, एक बच्चे का सारा चीज़ उसमें होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड में। समझ में आई बात? तो इसलिए अभी का रिपोर्ट कार्ड पहले सिर्फ मार्क्स बेसिस पे बन जाता था। अभी भी आधुनिक ये में देखिए, अभी मॉडर्न समय में भी देख लीजिए आप, मॉडर्न टाइम में बहुत सारे स्कूल में, बहुत क्या मैक्सिमम स्कूल में, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब में ये सारा चीज़ देखा जाता है। बच्चे का हेल्थ परफॉर्मेंस, हेल्थ कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसा है, वो कितना एक्टिव है, डांस में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, म्यूज़िक में करता है या नहीं, ड्राइंग में करता है कि नहीं, ये सारा चीज़ दिया रहता है। अटेंडेंस कैसा है उसका। सिर्फ बच्चा ये नहीं कि पढ़ के पास हो गया, अच्छा मार्क्स ले आया, बस हम रिजल्ट बना दिए, नहीं, उसका अटेंडेंस भी देखना है कि अटेंडेंस वो रेगुलर है या नहीं है, रेगुलर प्रेजेंट है या नहीं है, एब्सेंट करता है, पढ़ाई में कैसा है, खेल में कैसा है, अदर एक्टिविटीज़ में कैसा है, और उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर्स के साइड में वो कैसा बिहेवियर कर रहा है टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, आपस में फ्रेंड के साथ कैसा बिहेवियर करता है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है और ये रिज़ल्ट में डालना है। अंतिम रिपोर्ट जो बनेगी उसमें सब कुछ डालना है। तो ये मुदालियत का ही दिया गया है। ठीक है सुझाव। उसके बाद शिक्षा के अंत में होने वाली बाह्य परीक्षा में विभागीय परीक्षा पद्धति लागू किया जाए, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हो रहा उसको भी डाला जाए।
ठीक है। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण की शिक्षा। तो छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ये भी पता है आपको कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है चरित्र का निर्माण करना। अतः स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कोई भी कार्यक्रम स्कूल में होता है तो चरित्र निर्माण की शिक्षा साथ साथ देनी चाहिए कि आपको कैसे बैठना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट था उत्तम अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों एवं छात्रों में घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाए। तो अनुशासन उत्तम तभी होगा जब आपस में घनिष्ठ संबंध होगा और बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, शिक्षक से इंटरेक्ट होंगे कि कैसे हमको क्या करना है, कहाँ डिसिप्लिन का पालन किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अनुशासन के लिए आवश्यक समझते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सामूहिक खेलों एवं सह पाठ्य क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी शैक्षिक संभावनाओं को खोलकर उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। तो पाठ क्रियाओं को तो करेंगे ही, साथ साथ खेल को भी। यानी कि अगर बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है, ठीक है, छात्र रुचि ले रहा है, उसके साथ अगर उसको खेल में रुचि है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। ये नहीं कि तुमको बहुत कम मार्क्स आया, तुम खाली क्रिकेट खेल रहे हो, केवल क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हो, फुटबॉल पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि मार्क्स कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो किस चीज़ में उसको रुचि है। उसको ड्राइंग में करना अच्छा लग रहा है, या म्यूज़िक में उसकी रुचि है, या फिर खेल में किसी खेल में है। तो जिस चीज़ में भी उसकी रुचि अच्छी है तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साइड से उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे। मान लीजिए बीच में बच्चा खेलने चला गया, खेल में अच्छा है, क्रिकेट खेलने चला गया या फुटबॉल खेलने चला गया, स्कूल से बाहर, स्कूल के मान लीजिए स्कूल का अलग से टीम जा रहा, तो पढ़ाई तो स्कूल में रुकेगी नहीं। अदर स्टूडेंट का पढ़ाई चलते रहेगा तो उसके साथ साथ उसकी पढ़ाई छूटेगी। तो वो हम टीचर कैसे उसका हेल्प करेंगे? जब वो बच्चा वापस आएगा तो उसके जो भी वर्क हैं, जो लेफ्ट हो गए, जो छूट गए किसी का खेल की वजह से, उसको पूरा करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की होनी चाहिए। नेगलेक्ट नहीं करना है बच्चे को, तुम तो खेलने चल गए थे, जाओ खेलो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे की जो भी पढ़ाई छूटी है उसको पूरा कराया जाए, चाहे उसके फ्रेंड से उसको नोट्स दिलवाया जाए या फिर खुद से दिलवाया जाए। अभी आप देख लीजिए, न्यू इतने सारे स्टूडेंट आए हैं आपके, तो आप अगर हेल्प नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? अगर आप नहीं हेल्प कीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं हेल्प करूँगी। मैं पहले ही बताई, जो भी नोट्स मैं डाली हूँ या और अदर टीचर डाले हैं, आप एक दूसरे को हेल्प कीजिए, दीजिए। अगर उसके बाद भी उनको नहीं मिलता है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं दूंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप लोगों की फ्रेंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक दूसरे का हेल्प करने का। तो इस तरह से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी कि जो खेल में रुचि रख रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना है। उसको ऐसा नहीं कि वो एक बार खेल के आया, उसका सारा नोट्स चला गया, जो छूट गया वो छूट गया। अब वो बच्चा डर से, टीचर डांट रही है, प्रिंसिपल डांट रही है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, अब वो डर से खेलना चाहता भी है तो नहीं खेलेगा। नहीं, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, टीचर डांटेगी मुझे, प्रिंसिपल डांटेगी मुझे। तो ऐसा नहीं करना है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सारे कार्य को कंप्लीट कराया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक चुनाव एवं प्रचार कार्य में 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक कार्य हो रहा है तो उसमें 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट जो हैं, मोर देन 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को ही उसमें भाग लेना है। उससे कम उम्र वाले बच्चे को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही उसको टीचर्स जो हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे उसमें, जब तक वो 17 वर्ष की आयु पार ना कर जाएं। उनको राजनीतिक क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट अगर ले भी रहा है तो उसको नहीं जाने देना है। ठीक है। नेक्स्ट है अतिरिक्त पाठ्य क्रियाओं को विद्यालय में ही दी जाने वाली शिक्षा को अभिन्न अंग समझा जाए और नव अध्यापकों को इन क्रियाओं में अपने समय का एक निश्चित भाग व्यय करना अनिवार्य किया जाए। उसके साथ साथ सब स्कूलों में एनसीसी, फर्स्ट एड, जूनियर रेड क्रॉस कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो एनसीसी वगैरह की ट्रेनिंग दिया जाए हर एक विद्यालय में, ताकि एनसीसी ट्रेनिंग करके सैनिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं बच्चे, और नहीं भी जाएं तो कम से कम अपना बचाव, स्वयं के बचाव के लिए भी एनसीसी की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो।
स्वयं रक्षा के लिए भी एनसीसी की ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए हर एक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में ये शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में मार्गदर्शन एवं समुपदेश दिया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। उसमें उन्होंने क्या कहा कि आयोग ने अनुभव किया कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मार्गदर्शन एवं समुपदेश दिया जाना आवश्यक है, जिससे वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में के व्यवसायों और कार्यों को भली भांति समझ सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए और जिलाधिकारियों द्वारा छात्रों की मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। तो जिसमें सबसे पहले था छात्रों का शारीरिक कल्याण। उसके लिए सभी राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा यानी कि स्कूल मेडिकल सर्विस उचित रूप से संगठित की जाए। स्कूल के कुछ अध्यापकों को प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के सामान्य सिद्धांतों के में प्रशिक्षित किया जाए, यानी कि कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए कि मान लीजिए अचानक से किसी बच्चे को चोट लग जाती है या कोई गिर जाता है या कुछ भी नुकसान होता है शारीरिक, तो उसको कैसे फर्स्ट एड दिया जाए, तो इसका ट्रेनिंग भी देना चाहिए। बीच बीच में बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में भी, पहले हमारे आलिक्रा में भी बीच बीच में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग डॉक्टर्स को बुला के दी जाती थी। अभी इधर बंद हुआ है, वो कोरोना काल से ही समझिए 2-3 साल से ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्टिविटी का एक पार्ट है। तो स्कूल में भी ये दिया जाना चाहिए कि फर्स्ट एड, अगर किसी को कुछ होता है, चोट लग गई या फ्रैक्चर ही हो गया तो क्या करेंगे, इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए 2-3 कुछ ट्रेन टीचर को अलग से प्रशिक्षित करके रखना चाहिए। अचानक से नहीं कुछ हुआ तो दौड़ो, चोट लग गई, अगर खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो कोई ऐसा भी टीचर होता है जो ब्लड देखकर ही बेहोश हो गया, तो वैसे टीचर को हम ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते हैं और वैसा टीचर कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो उसी में से ग्रुप में से जो बोल्ड है टीचर, जो उस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसको जो फर्स्ट एड दे सकता है, तो हम पहले से ही ट्रेनिंग दे के रखें ताकि वैसा मौका लगे तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, ये मुदालियर का ही सुझाव दिया हुआ था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। तो मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में जो सुझाव दिए, उनको प्रायः सभी शिक्षाविदों ने व्यवहारिक तथा लाभप्रद माना और आयोग के अधिकांश सुझावों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो जो सुझाव दिए थे मुदालियर ने, वो सभी अभी चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल ही रहा है, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग स्कूलों में रहता है और सारा व्यवस्था है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड है, बच्चों का चरित्र निर्माण पे, अनुशासन पे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और खेल क्रियाओं में जिनको इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। एनसीसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरह से सारे चीज़ जितने भी सुझाव दिए उनको सरकार ने लागू किया, क्रियान्वित किया। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान माध्यमिक विद्यालय में बहुउद्देशीय स्कूलों को बदलकर नया रूप दे दिया गया, स्कूल को भी नया रूप दिया गया, बहुत सारा चेंजेस आया स्कूल में। कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। प्राविधिक शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण किया गया। माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्यापन का प्रावधान रखा गया। छात्रों के शारीरिक कल्याण के लिए अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद की स्थापना की और केंद्रीय सरकार द्वारा कैंपों आदि की सहायता से अनुदान भी दिया गया। तो क्रीड़ा परिषद के द्वारा क्या होता है, आए दिन बहुत सारे स्कूल से आप देखिएगा इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। बच्चे अपने शहर में ही एक दूसरे के स्कूल से कंपटीशन करते हैं, फिर जब वहाँ से चुने जाते हैं तो राज्य के स्तर पे खेलते हैं, देश के स्तर पे खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल वे में जाते हैं, ओलंपिक्स में पहुँच जाते हैं बच्चे। तो ये खेल परिषद का स्थापना करके किया गया ताकि बच्चे जो खेल में इंटरेस्टेड हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार, मिडिल स्कूल में दस्तकारी की शिक्षा देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने की सुविधा का आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में केंद्रीय राज्य सरकारों के परामर्श देने के लिए अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये थी मुदालियर आयोग के सुझाव और जिन सुझावों को लागू किया गया वो ये थे। उसके बाद आगे अब मैं बताऊंगी माध्यमिक शिक्षा के आयोग के गुण, क्योंकि कोई भी जो शिक्षा, जितने भी आयोग आए, कमीशन आए, उसमें कुछ गुण कुछ दोष रहा है, कोई भी दोष युक्त नहीं है और कोई भी सिर्फ गुण से भरा हुआ नहीं है। इसलिए इसके भी कुछ गुण थे और कुछ दोष थे
जिसको मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण क्या थे। तो गुण ऐसे भी आप लोग को पता चल गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके अभिनंदनीय कार्य किया है और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करने को अधिक प्रश्रय दिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक नागरिकता का तभी विकास होगा जब इनके सारे सुझावों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की विविधता के माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा और सभी बालकों की अभिरुचियां तथा अभियोग्यताएं सामान्य नहीं होती, अतः पाठ्यक्रम को उनकी अभिरुचियों और क्षमताओं के अनुसार होना आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम उनकी रुचि और उनके योग्यता के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक विकास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करें और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपना शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में वो अधिक अपने आसानी से पहुंच सके, अपने उद्देश्य की पूर्ति वो कर सके। उसके साथ बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना से शिक्षा का रूप व्यवहारिक हो जाएगा और छात्र अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार विषयों का चयन करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। तो बहुउद्देशीय यानी कि अलग अलग तरह का स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए, सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, अलग से क्रिकेट का स्कूल हो, गेम से रिलेटेड स्कूल हो, म्यूजिक का हो, डांस का हो, ड्राइंग का हो, और भी बहुत सारे, अभी बहुत सारा चीज़ है, अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज का है, स्पोकन इंग्लिश का है, बहुत सारे तरह का ट्रेनिंग चल रहा है। अबेकस का ट्रेनिंग चलता है जिसमें मैथ्स वगैरह सिखाया जाता है, वैदिक मैथ्स सिखाया जाता है, वैदिक मंत्र, ये सब सीखने के लिए अलग अलग उद्देश्य के साथ ही ऐसा स्कूल खोला जाए जिससे जिस बच्चे को जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जाके वो ट्रेनिंग ले और आगे बढ़ सके। उसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भारत जैसे कृषि प्रधान देश के ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए और सुझाव भी इससे संबंधित सुझाव भी जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि शुरू से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। तो उसका नॉलेज भी बच्चों को होना ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में वो भी कोई किसान का बेटा अगर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी है, बहुत कुछ है, तो उसको चलाने के लिए उसको ज्ञान होना कृषि का बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो खेती को बेकार समझेंगे। जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, वो कम लागत में अधिक से अधिक फसल उगा के अधिक से अधिक पैसे नहीं कमाएंगे, तो उनको सब बेकार लगेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। तो उस तरह का ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा? उसको वैसा शिक्षा दी जाएगी कृषि से संबंधित, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो ये सब सुझाव उन्होंने दिया था। उसके बाद अध्यापक देश के केंद्र बिंदु हैं, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिक्षकों की दशा, सेवा शर्तों, वेतन, प्रशिक्षण आदि के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए। तो अध्यापक केंद्र बिंदु माना है क्योंकि वही हमारे भारत के भावी भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो भारत का भविष्य है, उसका निर्माण कर रहे हैं, और वही दुखी हैं, वही संतुष्ट नहीं हैं, तो वो कैसे भावी भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? तो उनके वेतन पे, उनके प्रशिक्षण पे, ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। तो ये सारे उनके गुण थे। उसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के चरित्र निर्माण की भी आवश्यकता है, और इस संबंध में जो सुझाव दिए वे छात्र को चरित्र निर्माण और अनुशासन प्रिय बनाने में सिद्ध होते हैं। परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्यांकन के विषय में आयोग का सुझाव माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में युग प्रवर्तक सिद्ध होंगे। यदि आयोग के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया जाए तो हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली दोष मुक्त हो जाएगी। तो आयोग ने जितने सुझाव दिए, अगर इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो सचमुच शिक्षा प्रणाली दोष मुक्त हो जाएगी, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का औद्योगिकरण अति तीव्र गति से किया जा रहा है और नवीन उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव देकर आयोग ने प्रशंसनीय कार्य की, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चों को नवीन ज्ञान अर्जन करना ज़रूरी है। बीच बीच में जो भी नई बातें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, उसको बच्चों को उससे मिलाना है, उसको बताना है नए ज्ञान के बारे में, नए औद्योगिकरण जो हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है न्यू, तो उससे बच्चों को आत्मसात कराना, उनका ज्ञान देना ज़रूरी है, ताकि वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। उसके बाद आयोग की सिफारिशों को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है और शिक्षण की विधियों की क्रिया रीतियों
को स्थान दिया जाए और पाठन सामग्री के प्रयोग से उनका सजीव बनाया जाए। और छात्रों का मार्गदर्शन करने का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं से परिचित न होने कारण प्रायः गलत व्यवसायों और कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके अपने जीवन को असफल बना लेते हैं छात्र। इसलिए मार्गदर्शन का लाभ उठाकर वे अपने शक्तियों का उचित दिशाओं में प्रयोग कर सकेंगे। तो यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वो सही तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे और अपनी शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सकेंगे, जिससे नए समाज की स्थापना होगी और शोषण विनिर्मुक्त समाज से ही लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय मिल सकेगा। इसके बाद शिक्षा के लिए समाजवाद का महत्व और शिक्षा के व्यापक प्रसार और सार्वजनिककरण के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। अब हम जानेंगे कुछ दोष भी थे, क्योंकि मैं पहले ही बताई कि गुण के साथ साथ कुछ दोष होते हैं। तो कुछ दोष थे, जो दोष इस प्रकार है। ऐसे तो मैक्सिमम उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा गुण ही था, लेकिन उसमें भी लोग दोष निकाल ही लेते हैं। तो दोष क्या है वो जानेंगे। सबसे पहला कि माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में दिए गए सुझाव सर्वथा अपूर्ण थे, पूरा नहीं था। व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रबंधी कारणीय समिति के सदस्यों की योग्यता के विषय में कुछ नहीं कहा गया था। यानी कि विद्यालय में जो प्रबंधन कारिणी समिति के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होगी ये नहीं कहा गया। टीचर तो ट्रेंड रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो चलाने वाले हैं विद्यालय वो ट्रेंड रहेंगे कि नहीं। अगर वो ट्रेंड नहीं रहेंगे तो ट्रेंड टीचर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ट्रेंड टीचर आपको कुछ सहमति देगा, आपको समझ नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे, आप उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ट्रेन टीचर रख देंगे वो बच्चों के लिए, ठीक है, बट अगर वो जो स्कूल विद्यालय जो चला रहे हैं वो यदि नहीं समझेंगे कि टीचर्स की क्या आवश्यकता है, बच्चों के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए वो क्या करेंगे, क्या अच्छा होगा विद्यालय के लिए, तो जब तक वो आगे जो ऊपर वाले हैं, ऊपर में जो पोस्ट में हैं, जो विद्यालय चला रहे वो नहीं समझेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। हम कितना भी ट्रेन टीचर रख दे कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए एक कंपनी खोल दीजिए, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं काम करने वाले सब ट्रेंड हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बट जो कंपनी का मालिक है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, वो एमबीए नहीं है, उसको बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं है, बस पैसा लगा दिया और काम कर रहा है, तो वो काम सही तरीके से नहीं करेगा। वो कंपनी सही तरीके से नहीं चल पाएगी, क्योंकि ना उसको जो भी एम्प्लॉय है उसका वेतन का समझ आएगा कि उनको कितना वेतन देना चाहिए, कैसे उनको काम करना है, कितना आवर काम करना है, उनको रेस्ट देना है कि नहीं, ये सारा चीज़, उनको क्या क्या नई चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ का ज्ञान तभी उसको पता होगा जब वो ट्रेंड होगा। तो जो भी व्यक्ति है इसमें कहीं पे दिया नहीं है, कहीं विस्तार पूर्वक नहीं लिखा गया है कि जो भी प्रशासन में रहेंगे, जो मैनेजमेंट में रहेंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। टीचर के बारे में बोल दिया गया कि ट्रेंड होने चाहिए, बट उनकी योग्यता का कोई वर्णन यहाँ नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा दोषपूर्ण माना जाता है, इसमें दोष निकाला गया। उसके बाद बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भेदन नहीं किया गया है। तो बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में थोड़ा सा भेद होना चाहिए, वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। तो तीनों भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का ही अध्ययन अनिवार्य होगा। तो ये तीनों भाषाएं पढ़ना है, उसके बाद अन्य भाषा आप पढ़ सकते हैं। तो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और सर मैम, हाँ ये बोलिए। 3 भाषा कौन कौन सा बोली? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मीन्स जैसे आप अगर गुजरात में रह रहे हैं तो आपकी मम्मी भी गुजराती बोलेगी, आप भी गुजराती बोलेंगे, तो या तो मातृभाषा बोलिए या क्षेत्रीय भाषा, वो दोनों होगा, प्लस हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 भाषा आपको आनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अलावा आप जब तीनों भाषा जान जाएंगे तभी आप तीसरा अन्य कोई अदर लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 भाषा कंपलसरी था। मातृभाषा यानी कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं या आप घर में जो माँ आपकी बोल रही वो भाषा आपको आना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा उसके अंतर्गत ही आया, ठीक है, और उसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं थी। इसके अलावा आप तभी ये 3 भाषा को पहले अपनाएंगे, जानेंगे, उस अनिवार्य होगा ये 3 भाषा सीखना, उसके बाद अन्य भाषाओं को आप सीख सकते हैं। तो इन सब के साथ साथ एक समूह के विषय और लेने पड़ेंगे, मतलब इन सब के साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लेना होगा। इस प्रकार छात्रों के लिए पाठ्यक्रम
बहुत भारी हो जाता है। क्षेत्रीय भाषा पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा या अंग्रेजी पढ़ेगा, उसके साथ साथ एक और नया लैंग्वेज पढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा पढ़ाई। तो ये था दोष। उसके बाद आयोग के सुझावों का क्या कार्यान्वयन हुआ, क्या उन्होंने कैसे इसको लागू किया। तो आयोग के अधिकांश सुझावों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया। जैसे क्या क्या किया गया, कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि पहला, राज्य के चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदलकर नया रूप दिया जाना। तो बहुउद्देशीय स्कूलों में बदला गया। मतलब बहुउद्देशीय मतलब क्या हुआ, सिर्फ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी का भी उसमें प्रावधान किया गया कि खेल को बढ़ावा दिया गया, या पेंटिंग है या और भी कुछ है पढ़ाई से संबंधित, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होता है उस पर ध्यान दिया गया। और अगर वैसे स्कूलों का ज़रूरत पड़े जो सिर्फ एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके ही चले, म्यूज़िक लेके चले तो म्यूज़िक से रिलेटेड म्यूज़िक के स्कूल में आप, जैसे आर्ट लेके चलते हैं, ड्राइंग लेके तो आप बीएफए कीजिए, एमएफए कीजिए, तो वो एक अलग ही स्कूल होता है, उसको अलग ही ऑर्गेनाइजेशन देखता है। म्यूजिक का लेके चलिए, वो अलग ही ऑर्गेनाइजेशन देखता है। ड्राइंग का अलग देखता है, खेल का अलग देखता है। आप टाइकांडो सीख रहे हैं तो आप बेल्ट पे निर्भर होते हैं। पहले येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ब्लू बेल्ट है, रेड बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है। तो एक मतलब सिस्टमेटिक वे में ये सब चलता है शिक्षा, और एक अलग सा स्कूल इसको लेकर चलता है। तो बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना हुई उनके सुझाव के आधार पर। नेक्स्ट है प्राविधिक शिक्षाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिए ग्रामीण उच्च समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्यापन और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने की सुविधाओं का आयोजन किया गया। ठीक है। उसके बाद छात्रों के शारीरिक कल्याण के लिए अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद की स्थापना और केंद्रीय सरकार द्वारा कैंपों तथा शतरंग तड़ागों यानी कि स्विमिंग पूल आदि के लिए सहायता अनुदान। कोई स्विमिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो स्विमिंग पूल का निर्माण होना चाहिए, तो सरकार ने उसके लिए भी अनुदान किया। तो इस तरह से उनके सुझावों को क्रियान्वित किया गया, और वो अभी तक आप देखिए कि उनकी सारी बातें अभी तक चल रही। उनके सुझाव के जो उन्होंने सुझाव दिया उस पर बहुत सारे स्कूल उसी ये पे चल रहे हैं, और अभी अच्छा खासा स्कूल का जो उद्देश्य, उनका जो उद्देश्य था, उन उद्देश्यों की उनके आयोग के जो सुझाव थे उसको देखकर लगता है कि उनका उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो ये था आपका मुदालियर आयोग, और उसमें गुण, दोष और उनके सुझाव को कैसे क्रियान्वित किया गया, और उसमें जो मैं बहुत सारी बातें बताई, पोर्टफोलियो वगैरह के बारे में बताई, वो आप लोग भविष्य में ये काम कर सकते हैं। जब आप शिक्षक बने तो हर एक बच्चे का, जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं, हर एक बच्चे का आलेख रखें। उससे आपको भी सुविधा होगी, विद्यालय को भी सुविधा होगी, और बच्चों को भी मौका लगने पे सुविधा होगी। ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उसके बाद अटेंडेंस देख लेते हैं हम लोग।